वाह! 5 कारोबारी सत्रों के बाद अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जी हाँ, लग रहा है ना काफ़ी करीब आ गया है अब। तो बात करते हैं उससे पहले मार्केट एक करेक्शन के थ्रू गुज़र रहा है। बाज़ार में आगे का मूड कैसा रहेगा, बजट से पहले क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, इन सब पर बातचीत करने के लिए और पोर्टफोलियो में इस समय क्या व्यू होना चाहिए, हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मेहर वोरा जुड़े हैं, जिनके पास निवेश की दुनिया में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, हर एसेट क्लास पर अच्छी पकड़ रखते हैं मेहर जी। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। और बताइए, इस समय बजट के हम काफ़ी करीब हैं। हालांकि मार्केट और बजट का कनेक्शन जो होता है वो एक हफ्ते तक ही रहता है, उसके बाद मार्केट मूव ऑन कर जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी बजट से पहले हल्की सी करेक्शन हो चुकी है हाई से। क्या व्यू बन रहा है आपका? जैसे आपने कहा कि बजट की इम्पैक्ट लिमिटेड होती है, बट कभी कभी एक स्ट्रक्चरल टाइप का अनाउंसमेंट हो जाता है। बट जैसे आपने कहा ये इंटरिम बजट है, तो कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होने की तो उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से छोटे मोटे ट्वीक्स हो सकते हैं। और जो रीजनेबल प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल रूरल कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी, उस तरह की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको शायद उसमें एम्फोसाइज किया जा सकता है। ओके, चलिए ठीक है, ये बात हो गई बजट की। अब बात करते हैं थोड़ी मार्केट की। इस समय पिछले 15 दिन में मार्केट की एक तरीके से कमर तोड़ी है प्राइवेट बैंकों ने, खासतौर से एचडीएफसी बैंक ने। मुझे पता है आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ जो मार्केट ने इतना पनिश किया सबसे बड़े स्टॉक को और 25,000 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग हो गई? ऐसा क्या वाकई इतना खराब थे नंबर्स? और यहाँ पर अब व्यू क्या बन रहा है बैंकों में? बिल्कुल। देखिए, बैंक्स का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रक्चरली जो मार्केट शेयर गेन्स की बात है वो तो चलती रहेगी। जी। और ये भी देखा है बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, काफ़ी स्मार्ट होती है। वो अपने पैसे बना लेती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप लॉन्ग टर्म में देखें तो कभी कंप्रेस होते नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है जब रीप्राइसिंग वगैरह का जो टाइमिंग मिसमैच होता है, तो लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मार्जिन्स मेंटेन कर ही लेती हैं बैंक्स अपने। तो वैसे स्ट्रक्चरली कोई इशू है नहीं। मेरे ख्याल से एफआई की जो सेलिंग आई है वो शायद जो सेबी का सर्कुलर है उसके लिंक भी हो सकती है, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के जो पैरामीटर्स हैं उसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ एफआई ने फोर्सिबली सेलिंग करने की ज़रूरत पड़ी हो। वीरो? ओके, चलिए बात हो गई यहाँ पे थोड़ा सा प्री बजट और साथ ही साथ एफआईएस के अप्रोच को लेकर। लेकिन मेहर जी, इस वक्त अगर मैं ये बोलूँ कि आपको डिप मिला 1000 पॉइंट का, वो चीज़ें जो कि आपको 22,000 के आसपास बहुत इलॉजिकल लग रही थी, एक्सपेंसिव लग रही थी, और इस 1000 पॉइंट की डिप के बाद मोर और लेस लॉजिकल लग रही है, एंट्री अच्छा पॉइंट दे रही है आपके मुताबिक? देखिए, ऐसी कोई बड़ी करेक्शन तो हुई नहीं है, और सबसे ज़्यादा करेक्शन हुई है मैं कहूँगा सबसे रिस्की काउंटर्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो चुकी थी लास्ट 2-3 महीने में, वहाँ पे परसेंटेज करेक्शन ज़्यादा हुई है। तो मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स हमें पहले से पसंद थे, फॉर एग्जांपल जो रीजनेबली प्राइस कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, फाइनेंशियल्स हैं, खास करके बैंक्स की हमने बात करी थी, वो करेक्ट हो ही चुके हैं। और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने ओवरवेट पोजीशन बनाई है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, अच्छा ठीक है, मतलब आप इसको इतना बड़ा एक डिप नहीं मानते कि आई थिंक कुछ इतना सब्सटेंशियल चेंज आ गया प्राइस में। और एक दो चीज़ मेहर जी जो अभी भी इस फॉल में, इस गिरावट में बहुत कन्विक्शन के साथ हायर लेवल्स पे टिकी रही, उसमें थी कुछ अच्छी सरकारी कंपनियां। आप ओएनजीसी को देखिए, आप ओएमसीज को देखिए, ये पूरा का पूरा बास्केट बहुत स्ट्रांग है। एंड स्पेशली जब आप जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ओएमसीज का ये बिहेवियर आपको लग कैसा रहा है, और आपका टेक पीएसयूज के इस धड़े पर? सो ये ऑयल एंड गैस कंपनीज एंड ओएमसीज में एक वैल्यू बास्केट में क्लासीफाई करता हूँ। और जब मार्केट, रेस्ट ऑफ द मार्केट इतना ज़्यादा चल चुका था, इंक्लूडिंग द अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो मेरे ख्याल से इनका कैचअप होना भी एक नेचुरल रिएक्शन था। पॉइंट इज़ वो पहले भी सस्ते थे, और इतना चलने के 50-60% चलने के बाद भी वैल्यूएशंस अभी भी पी वगैरह देखें तो सिंगल डिजिट में है। तो जो इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो अभी भी वैल्यू है उसमें, और शायद इसकी वजह से ये कैचअप वाला ट्रेड अभी भी चल रहा है ये सब स्टॉक्स में। तो सॉरी, आप इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसेस हैं, क्योंकि पीएसयूज भी अब बहुत बड़ा धड़ा बन गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस है और रेलवे है, ये दो सब सेक्टर्स हैं। बड़े पीएसयूज की तो बात हो गई, अब खैर ये भी बड़े बन गए, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली अब क्या व्यू बनेगा पीएसयू, सॉरी, रेलवे और डिफेंस पर?
रेलवे और डिफेंस में मैं कहूँगा कि नेक्स्ट 3-4 साल का जो ग्रोथ है वो तो अच्छा रहेगा, और वो मेरे ख्याल से स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल का जो सरप्राइज है वो कोई ज़्यादा अपसाइड दिखा पाएगा स्टॉक प्राइसेस में। लेकिन अब ये स्टॉक्स खास करके डिफेंस में ये कॉल लेना है कि अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, क्या ये पीएसयूज एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट कर पाएंगी कि नहीं। ओके। बिकॉज वहाँ पे अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब अगर ये स्टॉक्स लेने हैं तो इस तरह का लॉन्गर टर्म व्यू लेके हमें चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 साल तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। नेक्स्ट 2-3 साल ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। एक स्पेस जहाँ बहुत पैसा बनाया हुआ है रियल एस्टेट, और उसके पूरे के पूरे एंसिलरी प्लेस, होम इम्प्रूवमेंट जो हो गई वहाँ पर, यहाँ क्या तेज़ी अभी भी कंटिन्यू करेगी? क्या ये अभी भी हम साइकिल के मिडिल में या शुरू में है कहीं पर? मैं कहूँगा अभी साइकिल के मिडिल में है। 1-2 साल तो अच्छे रहे हैं, बट उसके पहले देखें तो काफ़ी साल स्लगिश गए थे प्राइवेट सेक्टर रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स का व्यू है कि स्टेबल टू लोअरिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा, और अगर हम कह रहे हैं कि जीडीपी 7% से ग्रो करेगा, तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, खास करके लिस्टेड प्लेयर्स को। क्योंकि ये कंज्यूमर अभी भी अनसर्टेनिटी नहीं चाहता है, उसको डिलीवरी की सर्टेनिटी चाहिए, और ये कंफर्ट मेरे ख्याल से लार्जर प्लेयर्स ही दे पाएंगे, जिसमें ये लिस्टेड प्लेयर्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट शेयर गेन की जो ट्रेंड है वो बिल्कुल टेलविंड है प्राइवेट सेक्टर रियल एस्टेट के लिए। ओके, प्राइवेट सेक्टर रियल एस्टेट के लिए। आईटी में आपने सारे नंबर्स देख लिए, लार्ज कैप आईटी के। ऐसा मार्केट को क्या अच्छा लगा जो स्टॉक्स एक्चुअली इस साल पिछले मार्च के बाद से आईटी स्टॉक्स ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है? करेक्ट। नंबर्स जो मर्जी रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से एक तो पूरा मार्केट शॉर्ट या अंडरवेट था, तो लैक ऑफ नेगेटिव भी कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है। एंड प्लस यूएस इकोनॉमी जो है उसने अच्छा होल्ड अप किया है, जो रिसेशन के फियर्स थे वो आए नहीं। और जब से जेरेमी पॉवेल ने अपना स्टांस चेंज किया दिसंबर में, तब से मेरे ख्याल से यूएस इकोनॉमी पे रवैया पॉजिटिव होने लगा है, और ऑफ कोर्स आईटी कंपनीज को उसका भी फायदा हुआ है। नंबर्स देखें तो ऐसी कोई सरप्राइज थी नहीं। मैं देख रहा हूँ बड़ी कंपनीज के जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैं नेक्स्ट 1-2 साल के, उसमें ऐसे कोई अपग्रेड्स नहीं आए हैं। हेडकाउंट एडिशन अभी भी नेगेटिव है क्वार्टर बेसिस पे, बट मेरे ख्याल से प्रॉबेबली मार्केट कह रहा है कि द वर्स्ट ऑफ द फियर्स आर ओवर, एंड मे बी जो बहुत ज़्यादा अंडरवेट थे उतना अंडरवेट नहीं रहना चाहिए। वीरो? ओके। अच्छा मिहिर जी, एक धड़ा जो कि बीते 3 महीने 4 महीने में सबसे स्ट्रॉन्ग रहा था, आई मीन स्पेशली आई थिंक इन सेकेंड हाफ ऑफ CY23, वो थे टू व्हीलर कंपनियां। हालांकि मैं बात तो विचार विमर्श तो आपके साथ पूरे सेक्टर पर करना चाहता हूं, लेकिन स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ने काफ़ी अच्छा लीड किया। आपका ज़्यादा कन्विक्शन इस वक्त ऑटो में ही किस चीज़ पर है? आई मीन वो कंपनियां जो कि ईवी पे कैपिटलाइज कर रही हैं। अभी आपके आने से पहले हम सोना BLW से बातचीत कर रहे थे इसी प्रोस्पेक्टिव से। आप टू व्हीलर कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं, आप पैसेंजर व्हीकल पे, कमर्शियल व्हीकल पे, आप टायर्स या फिर बैटरीज, क्या अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए, ऑटो एंसिलरी इन जनरल तो मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट का पोटेंशियल है लेकिन एक्सपोर्ट्स का भी अच्छा पोटेंशियल है। तो एज अ पैक मेरे ख्याल से काफ़ी सारी ऑटो एंसिलरीज कंपनी अच्छा करनी चाहिए। और जब ये IC इंजन से EV का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी सारे विनर्स और लूजर्स निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से लॉट ऑफ स्कोप फॉर स्टॉक पिकिंग इन द एंसिलरी स्पेस। रही बात टू व्हीलर्स की, आई वुड स्ट्रक्चरली अगर मैं लॉन्ग टर्म का बेट करूँ तो EV प्ले पे ही करना चाहिए, क्योंकि कार में शायद इतना EV पेनिट्रेशन ना हो जितना टू व्हीलर्स में होगा। टू व्हीलर्स में EV पेनिट्रेशन नेक्स्ट 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू कार्स और ट्रक्स। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो कंपनीज़ की ज़्यादा होल्डिंग है EV में, या तो ज़्यादा मार्केट शेयर है EV में, वो कंपनीज अच्छा करती रहेंगी मेरे ख्याल से, बिकॉज ये टू व्हीलर्स में खास करके स्ट्रक्चरल चेंज आने वाला है मार्केट शेयर में। आप टू व्हीलर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट थ्योरी में मिहिर जी, या फिर अपने जो आपका आई थिंक कन्विक्शन एरिया है उसमें, आई मीन जिसने बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से पैसा बना के दिया है पिछले 2 साल में, अर्निंग्स भी अच्छे रहे, मैं हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात कर रहा था। फार्मा तो है ही स्ट्रॉन्ग, एंड स्पेशली लास्ट अप्रैल से बहुत अच्छा मूव दिया। आप ग्लोबल हेल्थ को देखिए, आप अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए, डायग्नोस्टिक नहीं अच्छा कर पाए बीते 1 साल में। ये है आपके कन्विक्शन एरिया में? सर्टनली, जैसे आपने कहा, डायग्नोस्टिक्स में जो एंट्री बैरियर्स हैं वो कम है, इसकी वजह से प्राइसिंग पावर भी थोड़ी कम होती है।
लेकिन हॉस्पिटल्स जो है वो एक अगेन मैं कहूँगा प्रीमियमाइजेशन का प्ले है, जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़, बेटर इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस को ज़्यादा प्रीमियम देने को तैयार है पेशेंट नहीं चाहता कि मैं एक्सरे के लिए यहाँ जाऊँ, ईसीजी के लिए जहाँ जाऊँ, एमआरआई के लिए यहाँ जाऊँ। एक जो बड़ी हॉस्पिटल्स आजकल हैं वो ये सारी फैसिलिटीज़ एक जगह पे दे पा रही हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ला पा रही हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो उनका प्राइसिंग पावर है। सेकेंड इज हमने मेडिकल टूरिज्म के बारे में तो बात ही नहीं की, वो इट इज़ वेरी वेरी अंडर एक्सप्लॉयटेड, और मैं ये देखता हूँ कि नेक्स्ट 5 साल में मेडिकल टूरिज्म से भी ग्रोथ आ पाएगी हॉस्पिटल्स कंपनीज को। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मेरे ख्याल से, जिसका फ़ायदा काफ़ी हो सकता है हमें। ऑलराइट मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।